Assalamu alaikum students. It's a business research method, and today is a chapter 17 is here, but today is the session 8, which we are going to start. How to determine the sample size. स्टेटिकल थ्योरीज हम यहाँ पर जो है चेक करेंगे, और इवन के लास्ट टाइम जब हम सैम्पल साइज पढ़ रहे थे, हमने वहाँ पे पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग को जब डिस्कस किया था, तो हम एक चीज़ जो कि बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे थे कि सैम्पल साइज़, अगर सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो है मीन एरर ज़्यादा आ जाएगा, या फिर हमारे पास हमारा डेटा जो है वो ज़्यादा होगा। दैन फिर हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए जो है लास्ट अपना जो टॉपिक हमने ड्रॉप किया था, वो टॉपिक था कि व्हाट इज़ द सैम्पल रैंडम एरर एंड द सिस्टमेटिक एरर, के रैंडम एरर क्या था हमारे पास और सिस्टमेटिक एरर क्या था। रैंडम एरर जिसको हमने पॉइंट आउट किया था कि रिस्पोंडेंट साइड बिहेवियर्स जो होते हैं, या रिस्पोंडेंट बाइसनेस जो होती है, हम उसको क्या कह रहे हैं, आपके पास रैंडम एरर की बात कर रहे हैं हम वहाँ पर। लेकिन हम सिस्टमेटिक एरर की बात कर रहे थे जब, तो हमने कहा था कि जब हमारे पास हमारा सैम्पल साइज जो है अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेट नहीं होगा, और वो पॉपुलेशन को की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वहाँ पर हमारे पास सिस्टमेटिक एरर जो है वो वहाँ पर अराइज होगा। नाउ आज हम जब इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक एरर जो है वो वहाँ पर हमारे पास अराइज हो रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है कि हम अपना सैम्पल साइज किस तरह डिटर्मिनेट करेंगे, और हम स्टैटिस्टिकल टूल्स वो कौन से इस्तेमाल करेंगे जिसकी बेस पर हम अपने पास अपने सिस्टमेटिक एरर को जो है वो दूर कर सकते हैं, या कम से कम हम उसको जो है उस एरर को कम से कम कर सकते हैं। हम ये चीज़ जो है वो आज अपने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द जो मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर्स जो है मैं फॉरवर्ड करूँगी, जिसमें से आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि आज हमारे पास हम कुछ स्टेटिस्टिक्स टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पर। दैन फिर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने पास अपना क्वेश्चन एयर, जिसमें जो है हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्लाइटली। और यहाँ पर मैं आप लोगों की जो है मेमोरी को रिकॉल करवाऊंगी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आप अपने स्टेटिस्टिक्स इन फ्रांसिस में जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि रिसर्च में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से हो रही होती हैं। फिर पॉपुलेशन सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम थोड़ा सा जो है डिफरेंसेस देखेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे, फिर कॉन्फिडेंट इंटरवल को समराइज करके यहाँ पर अपने मेजर इश्यूज को, सैम्पल साइज के मेजर इश्यूज को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और हम क्विकली जो है चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, और जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की अपनी सिर्फ आपको जो है आपकी मेमोरी फ्लोरिश करनी है। और फिर इस टॉपिक के स्टार्ट लास्ट में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आने वाले सेशन में हम जो है उसका यूज़ भी सीख रहे होंगे, सॉफ्टवेयर की यूसेज हम किस तरीके से कर रहे हैं वो भी हम इंशाल्लाह मौका मिला तो फिर हम उसको देखते हैं ना जी। टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसको कह रहे हैं आप अपनी पॉपुलेशन और सैंपल के जो करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहे हो, आप उसको क्या कह रहे हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल दैट आपके पास जो है आपका सैंपल्स मौजूद है, और आपके सैंपल साइज जो है वो 40 जो है रिस्पोंडेंट आपके पास मौजूद हैं। अब उस 40 रिस्पोंडेंट में जो है आप उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्क्राइब कर रहे हो। किस तरह डिस्क्राइब करोगे आप अपनी इनकी करेक्टरिस्टिक्स को, कि इनका इनका जो है एज लिमिट, ये जो 40 रिस्पोंडेंट मौजूद हैं, इनकी एज लिमिट क्या है, 18 to 25 में कितने रिस्पोंडेंट मौजूद हैं, 25 to 32 में कितने रिस्पोंडेंट मौजूद हैं, 32 to 40 में कितने रिस्पोंडेंट मौजूद हैं। इन सेंस ऑफ दैट कि आपने क्या करा, डिस्क्राइब कर दिया अपने सैंपल्स और अपनी पॉपुलेशन, अपने, हम यहाँ पर सैंपल्स की बात करते हैं, हम अपने सैंपल्स की स्टेटिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आपके रिस्पोंडेंट की कोर वैल्यूज़ क्या हैं। क्योंकि सम टाइम जब आप स्टडी करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपके पास एज जो है, आपका कंट्रोल वेरिएबल जो है वो वहाँ पर मैटर कर रहा है कि आप किस एज पर्सन से जो है वो अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो आप हासिल कर रहे हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, के वहाँ पर आपके पास आपकी पॉपुलेशन और आपके सैंपल्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स किस तरह की हैं और कौन कौन सी हैं। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी। दैन फिर हम इन्फ्रेशनल स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, इन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हम वहाँ पर। एक्चुअली हम इन करेक्टरिस्टिक्स को जो है कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पर। इन्फ्रेंसेस का जो अपना एक सिंपल जो मीनिंग होता है अंदाज़ा लगाना। इट मीन्स ऑफ दैट
आप यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन की होल पॉपुलेशन या फिर वो जो अपने सैंपल जो आपके रिस्पोंडेंट हैं जिनसे आप जो है अपना डेटा गैदर्ड कर रहे हो, आपके जो रिस्पोंडेंट मौजूद है वहाँ पर आप ये देख रहे हो कि कितनी फ्रीक्वेंसीज में लोगों ने जो है ना स्ट्रांगली एग्री का आंसर दिया, कितनी फ्रीक्वेंसीज में लोगों ने जो है स्ट्रांगली डिसएग्री का आंसर दिया, उनका मीन क्या था, उनके वेरिएंसेस क्या थे, इवन उनका कॉन्फिडेंट इंटरवल क्या था। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, स्टेटिस्टिकली वे में जो है अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी जो ये जो पूरा डेटा है, इस पूरे डेटे की न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं। वो न्यूमेरिकल करेक्टरिस्टिक्स जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेशनल स्टेटिस्टिक्स। सैम्पल स्टेटिस्टिक्स सिंपल है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो हैं जैसे कि आप लोग जो है एक्चुअली जो है अंदाज़ा लगाते हो कि किस तरीके से जो है आप सैम्पल स्टेटिस्टिक्स में आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल इन अ सैम्पल और मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल डेटा। सैम्पल डेटा से जो भी आप वेरिएबल और आप अपने जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो वो क्या कहला रहे हैं, आपके पास सैम्पल स्टेटिस्टिक्स कहला रहे हैं। पॉपुलेशन में जो है आपके पास जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स आप फाइंड आउट कर रहे हो वो आपके पास पॉपुलेशन के पैरामीटर्स जो हैं वो वहाँ पर क्लासिफाइड हो रहे हैं। नाउ अब आप करते क्या क्या हैं, आप एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मालूम कर रहे हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपने जो है वहाँ पर अपने पास अपने वेरिएबल्स लिए हुए हैं या आप अपने अपने डेमोग्राफिक्स लिए हुए हैं, वो डेमोग्राफिक्स के लिए आप जो भी उनको आप जो है समराइज कर रहे हो। एक आपने इंटरवल मैनेज किया और आपने ये इंटरवल मैनेज करके ये देखा कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके आंसर्स जो हैं वो एग्री हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके आंसर्स जो हैं वो डिसएग्री हैं, कितने न्यूट्रल पे जो है लाई कर रहे हैं। वो तमाम के तमाम जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ आप दे रहे हो अपने रिस्पॉन्सेज की, उसको आप क्या कह रहे हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कर लें, परसेंटेज फॉर्म में दे दें। जैसे कि जो है आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज में जो है आप परसेंटेज फॉर्म में दिखाना शुरू कर दें, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कितनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, जो है कितनी रिलेटिविटी जो है वो वहाँ पर मौजूद है आपके पास लॉन्ग रन रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है। अब आपका कौन सा इवेंट जो है वो ऑकर हो रहा है और वो जो इवेंट है वो आपके पास जो है आपकी सब्जेक्टिविटी पर जो है वो लाई कर रहा है, किस तरीके से जो है वो खुद को वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। ये जो है आपके पास एक एग्जाम्पल है और वो इस एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल मौजूद थी इसके इन बिटवीन दैट जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है दिखाया गया। नाउ मैं आपके सामने जो है एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, और उस क्वेश्चन में रखते हुए जो है इन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है थोड़ा सा हम समराइज करते हैं ताकि आपके पास जो है आपको एक प्रैक्टिकल डोमेन जो है वो वहाँ पर मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मौजूद है रिसर्च पेपर का, और इस रिसर्च पेपर के क्वेश्चन में आपके पास जो है आपके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो यहाँ पर गिवन है। जैसे कि आपके पास सबसे पहले आपका कॉलम जो है वो क्या है, जेंडर का कॉलम है। होपफुली कि आप लोगों के लिए विजिबल होगा स्टूडेंट। नाउ जेंडर जो है वो आपके पास क्या है, सबसे पहले मेल और फीमेल है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे और फॉर इंस्टांस के हमने 500 क्वेश्चन जो है वो क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, 500 रिस्पॉन्सेज जो है हमने हासिल किए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हु इज मेल जेंडर एंड हाउ मेनी पीपल इज आर देयर हु इज द फीमेल जेंडर। कि 75% जो है हमारा रिस्पॉन्डेंट जो है वो मेल जेंडर पे बेस कर रहा है और समटाइम जो है और 25% जो है वो हमारे पास फीमेल जेंडर पे जो है वो बेस कर रहा है। क्योंकि कुछ स्टडीज़ में जो है आपके पास क्या होता है, जेंडर रिस्पॉन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी समटाइम आपकी स्टडी की रिक्वायरमेंट ऐसी है, उस रिक्वायरमेंट में ये होगा कि आपके पास जेंडर बाइसनेस मौजूद है, तो वो जो जेंडर होगा वो क्या कर रहा होगा, आपके रिजल्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। सोशियोलॉजी की बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर ये चीज़ जो है वो अकर कर रही होती है, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने मेल एंड फीमेल के डिस्क्रिप्टिव्स को जो है वो परसेंटेज वाइज या नंबर ऑफ पीपल वाइज के 500, जैसे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हाउ मेनी पीपल आर देयर, फॉर इंस्टेंस की 275 पीपल्स इन द मेल जेंडर एंड रिमेनिंग इज इन द फीमेल जेंडर। देन फिर इसके बाद बात करते हैं आप अपने पास किसकी, एज की। कि आपने अपने क्वेश्चनियर में जब आप अपना क्वेश्चनियर अपने रिस्पॉन्सेज से जो है सिलेक्ट कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, सॉरी फॉर दैट, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने एज मैनेज की कि 22 तक बिलो जो लोग हैं, 20 से नीचे के एज के लोग आपको आंसर कर रहे हैं,
20 टू 25 के एज के लोग आपके पास आंसर कर रहे हैं, 20 टू 30 के जो है एज के लोग उन्होंने आपको आंसर किया है, 31 टू 35 के एज के लोगों ने आपको आंसर किया है, 36 टू 40 के एज के लोगों ने आपको आंसर किया है, या 42 अबव का पर्सन मौजूद है जिसने आपको आंसर किया है। वहाँ पर ये पता चलेगा कि एक्चुअली जो आपके पास जो इस पूरी स्टडी का जो एज देने जो पूरी स्टडी में जो है जिन्होंने क्वेश्चन या फील किया है उनका एवरेज कहाँ पे लाई कर रहा है। हो सकता है कि आपकी स्टडी में 26 टू 30 का परसेंट ऐसा था, 26 टू 30 की एज का जो पर्सन था वो ऐसा था जिसके जो रिस्पॉन्सेज थे वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटेड थे, मतलब उसने जो बहुत सेंसिबली जो है ना आपको क्या किया, आंसर किया। समटाइम ये होगा कि 41 सीनियरिटी की बेस के ऊपर आप जज कर रहे हो अपनी स्टडी को, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी फ्रीक्वेंसीज और अपने परसेंटेजेस को जो है वो मालूम कर रहे हो। ओके, इसी तरीके से जो है स्टडी में आपके पास आपका अनदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है वो क्या है, आपके पास हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल मौजूद है, जॉब नेचर मौजूद है। जैसे कि अभी जो इनफर्म मेरे पास जो है क्वेश्चन मौजूद है वो एक्चुअली हॉस्पिटल बेस्ड है, तो हॉस्पिटल बेस्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये उनके लिए था। तो आपके पास जो जॉब नेचर है वो आपके लोगों की वो क्या है, मतलब आपका क्वेश्चन फिल करने वाला जो है वो डॉक्टर है या वो नर्स है या फिर जो है वो टेक्नीशियन है। अब वहाँ से पता चलेगा कि जो है आपकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन जो है वो क्योंकि आपके पास हॉस्पिटल की है, तो उस टारगेट पॉपुलेशन में भी जो है आपका सेगमेंट जो है वो कौन सा सेगमेंट है, जो कि सेगमेंटेशन पे जो है आपका कौन सा जो रिस्पॉन्डेंट है उसका ये क्वेश्चन है। अगर जो है वो आउटलायर होगा कि समटाइम आपको टेक्नीशियन से जो है वो आंसर नहीं लेना, लेकिन उसके बावजूद टेक्नीशियन इस रिस्पॉन्स को फुल कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपके पास आपके आउटलायर में शामिल हो जाएगा। आप उस आउटलायर को क्या कर दोगे, अपने उस क्वेश्चन को अपने पास से रिमूव कर दोगे। देन फिर उसके बाद एयर ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं, एयर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, अभी जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर उनका जो है एक्सपीरियंस क्या है, एंड देन फिर वहाँ पर जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं उस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस क्या है। ओके, तो यहाँ पर सिस्टमेटिकली हमने क्या चीज़ें देखी कि अगर डेमोग्राफिक्स मौजूद हैं तो उस डेमोग्राफिक्स की जो है हमें क्या करनी, हमें जो है मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसीज जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो कौन कौन सी मौजूद हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके पास जो आने वाला रिस्पॉन्स है वो आपकी स्टडी के लिए जो है वो कितना वर्थफुल है। ओके, नाउ फिर नीचे बात करते हैं हम यहाँ पर आकर, तो हमारे पास जो है सबसे पहले आपका एक वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, सोशलाइजेशन का वेरिएबल नज़र आ रहा है, और आपके पास जो है डिसएग्री टू द स्ट्रांगली एग्री तक का पूरा जो है लिकर्ड स्केल मौजूद है, 5 लिकर्ड स्केल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब आप जो है सिर्फ अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अब यहाँ पर आप चेक कर रहे होगे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जो जिनका जो रिस्पॉन्स है वो किस क्वेश्चन में या किस क्वेश्चन में जो है आपके पास कितने आंसर्स ऐसे थे जो कि डिसएग्री कर रहे थे या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे थे, कितने परसेंट ऐसे थे जिन्होंने जो है इस आंसर्स पे जो है इस क्वेश्चन पे जो है वो एग्री किया है या स्ट्रांगली एग्री किया है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होते हैं आप क्या करते हो, वन बाय वन करके यहाँ पर वन बाय वन करके आप यहाँ पर तमाम रिस्पॉन्सेज जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो आपके पास जो है पता चलता है कि आपके पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर 500 रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं तो कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है इससे एग्री किया है और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे डिसएग्री किया है। तो आप अपने कंप्लीट क्वेश्चन का इस तरीके से जो है आप अपना स्टेटिस्टिक्स डेटा जो है निकाल सकते हैं। That is called the frequency distribution in the frequency percentage, which is very important for your questionnaire, for your study, कि आप अपने हर क्वेश्चनियर को क्वांटिटेटिव अप्रोच में, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच मौजूद है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो है आपके पास सेंटेंस अप्रोच को आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, क्वांटिटी में जो है वो आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसकी कैलकुलेशंस, तो मैं आपको शो करवा देती हूँ कि किस तरीके से देखें यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास। हमने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हमने क्या किया है, अपने पास अपने डेमोग्राफिक एनालिसिस जो है वो यहाँ पर किए। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं डेमोग्राफिक एनालिसिस जो है मौजूद हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है एक्चुअली मौजूद हैं, जो कि एस के थ्रू जो है वो यहाँ पे
एसपीएसएस के थ्रू जो है वो आपने यहाँ पर किए हैं कि जेंडर जो आपके पास मेल एंड फीमेल, देन फ्रीक्वेंसीज मौजूद है, और फिर आपके पास आपकी परसेंटेज मौजूद है। और ये सिर्फ आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हायर एजुकेशन लेवल भी जो है, अब आपके पास पूरे नंबर्स जो है, पूरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आके क्या हो रहा है, इन नंबर सम अप हो रहा है। ये जो सम अप आपके पास ये नंबर आपका पूरा क्वेश्चनियर हो रहा है, ये आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि आप जो है वहाँ पे जस्टिफाई कर सकें कि किस तरीके से आपकी स्टडीज़ जो हैं वो यहाँ पर आपको हेल्प कर रही हैं। दैन फिर आप रिस्पॉन्सेज़ की बात कर रहे होते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सेज़ हैं ये आपके पास कितने जो है स्ट्रांगली डिसएग्री पे मौजूद हैं, कितने डिसएग्री पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, सबके सब जो है रिस्पॉन्सेज अपनी परसेंटेज और अपनी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से यहाँ पर मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है यहाँ पर आपके पास एक्चुअली काम आ रहा है आपके डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का। ना वापस आते हैं हम अपने पास अपनी स्टडीज़ की तरफ, उसको ज़रा आगे हम मूव करते हैं। तो ये एग्जांपल्स जो हैं हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पास, हम अपना डेटा जो है यूजेबल बना रहे हैं और वहाँ पर हम अपने पास जो है अपनी सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट मैं ये बात करूँ कि मिस्टर ए जो है हाउ मेनी कस्टमर्स आर कन्वीनियंट इन ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने बात करी कि कितने लोग जो हैं वो ईजी फील करते हैं, कन्वीनियंट फील करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे। अब जो है जब मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे तो उसमें से मुझे क्या चाहिए, एक 1 डिजिट आंसर चाहिए जिसको मैं क्या कर सकूँ, एनालिसिस कर सकूँ, जिसका कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो है वो क्या कर रहे हैं, कन्वीनियंट फील कर रहे हैं। या फिर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर हु इज़ ब्रांड लॉयर विद कॉलगेट। कॉलगेट के साथ जो है वो कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि ब्रांड लॉयर मौजूद है। मतलब अगर उन्होंने कॉलगेट इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके बाद जो है उन्होंने किसी दूसरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। अब उसमें से आप क्या कर रहे हैं, अपने पास अपनी सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग जो है अपने पास बीइंग अ कोर्स आप लोग वहाँ पे पढ़ चुके होंगे कि अर्थमेटिक मीन जो है उसके ज़रिए आप अपनी सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करते हैं, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करते हैं, और आपके पास जो है मोस्ट ऑफन नंबर जो है आपके पास, आप उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने पास अपनी सेंट्रल टेंडेंसी मालूम कर रहे हैं। और इन तीनों में सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों ने अपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि मीन, मीडियन एंड मॉड में से जो है सबसे बेस्ट यहाँ पर एवरेज कंसीडर किया जाता है। इन तीनों में वो कौन सा किया जाता है, यस, मीडियन इज द बेस्ट एवरेज। तो रिसर्च में भी समहाउ हम जो है स्टडीज़ में इस्तेमाल करते टाइम जो है मीडियन को हम जो है फोकस पॉइंट दे रहे होते हैं। जब हम मीन फैमिलीज़ की बात कर रहे होते हैं, हम रिग्रेशन की बात कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम जो है मीन को कंसिडर कर रहे होते हैं। नॉर्मल डेटा नॉर्मलिटी की बात करते हैं, हम आगे जाते हैं ज़रा डेटा नॉर्मलिटी की तरफ, तो वहाँ पर हम मीन को कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि जो है आपके पास कितने रिस्पॉन्डेंट ऐसे हैं जिनका जो है रिस्पॉन्सिंग पॉइंट जो है वो क्या था, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मीडियन को अपने पास अपना फोकस दे रहे होते हैं। ओके, नाउ रेंज, यू नो वेरी वेल गाइज, मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर्स को हम क्या करें, अपने मिनिमम नंबर के से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। इसका मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द लार्ज एंड लोअर वैल्यू, उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंसेस होता है वो आपके पास रेंज कहलाती है, और आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका रेंज जो है वो ज़रूरी होती है। ओके, नाउ दी नाउ जी हम आ रहे हैं लो डिस्पर्जन वर्सेस हाई डिस्पर्जन पे, मतलब डेविएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपके जो वैल्यू वेरिएबल्स होती है एक दूसरे से जितनी ज़्यादा कनेक्टेड होगी इतना ही अच्छा जो है वो आपके पास आपका डेटा होता है। कि लो डिस्पर्जन जो होता है, वो लो डिस्पर्जन जो है वो आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके पास आपकी डेटा की नॉर्मेलिटी के लिए। चलें जी, it means of that variances and standard deviation। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंसेस क्या है, आ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ डिस्पर्जन, वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन के आपके पास जो है आपका जो आंसर है वो कितना एक दूसरे से जो है डेविएट हो रहा है। दोनों वेरिएबल्स जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों मौजूद हैं वो जो है एक दूसरे से कितना वेरिएंस रखते हैं। जैसे कि हम वेरिएंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ यहाँ पर। जब हम रिसर्च पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँ तो वर्क एंगेजमेंट एंड वर्क कमिटमेंट। ओके,
वर्क एंगेजमेंट एंड वर्क कमिटमेंट, ये दोनों रिसर्च स्टडी में जो है आपके पास डिफरेंट वेरिएबल साउंड करते हैं कि वर्क एंगेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड वर्क कमिटमेंट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन एक्चुअली जो है अगर आप देखा जाए, अगर हम इसके जो है मीनिंग निकालें, तो मीनिंग जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, सिमिलियर आ रहे हैं। ओके, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आपके पास जो है मीनिंग वर्क एंगेजमेंट और वर्क कमिटमेंट जो है वो किस तरीके से सेम आ रहा है। जो पर्सन अपने काम से इंगेजमेंट रखता होगा, ऑब्वियसली सी चीज़ है, इन जनरल सिनेरियो हम उसको बोलते हैं कि वो पर्सन अपने काम में कमिटेड है। अब जो है हुआ ये, एक स्टडी में हमने ये दोनों वेरिएबल्स एक साथ इस्तेमाल कर लिए। ओके, वर्क एंगेजमेंट को भी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया और हमने वर्क कमिटमेंट को भी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। इन अब हुआ क्या कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो है वेरिएंस क्रिएट ही नहीं हुआ, वेरिएबिलिटी जो है वो क्रिएट ही नहीं हुई। और वो रिजल्ट्स, जैसे कि टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर होता है, तो वो रिजल्ट्स जो है, जो आपका टाइप 1 एरर था वो आपके पास कन्वर्ट हो गया अल्टीमेटली आपके दोनों वेरिएबल के सेम साउंड करने की वजह से टाइप 2 एरर में। ओके, मतलब जो आपके पास जो है आपका जो हाइपोथेसिस था जिसको रिजेक्ट होना था वो एक्सेप्ट हो गया, और जिसको एक्सेप्ट होना था वो आपके पास रिजेक्ट हो गया। और रीज़न क्या हुआ आपके पास, कि दोनों वेरिएबल्स जो थे वो सेम साउंड कर रहे थे, वहाँ पर वेरिएंस मौजूद ही नहीं था, वेरिएबिलिटी जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो है आपके पास आपके रिसर्च में जो है कहा जाता है कि आपके पास जो आपकी रिसर्च होती है वो जो है आपके पास अनबाइस्ड नहीं रही, बाइस्ड कंडीशंस के ऊपर जाकर जो है वो आपकी रिसर्च आगे मूव हो रही है, और एक रिसर्चर को ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रही होती है। तो वेरिएंसेस क्या कर रहे हैं, आप वेरिएबिलिटी जो है मेजर कर रहे हैं इन बिटवीन दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो आप स्क्वायर रूट है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास क्या कहला रहा है, आपका वेरिएंस कहला रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशंस को भी देख लेते हैं। अ क्वांटिटेटिव इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ऑफ वेरिएबिलिटी द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस फॉर अ distribution। Okay, the average of the amount of variance for a distribution, average of the amount है। इसके आगे जाके हम फार्मूला को भी एक नज़र से देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। यूज टू कैलकुलेट द लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग। फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो किस तरीके से ऑकर होगी। देन दैट इज द कैलकुलेटिंग डेविएशन। आप अपने डेविएशन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो। मैं आप लोगों को अगर थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स याद दिलाऊँ गाइस, तो हम लोग वहाँ पे जो है मीन डेविएशन निकाल रहे होते हैं, मीडियन डेविएशन निकाल रहे होते हैं, इवन कि फिर हम जो है वेरिएंसेस फाइंड आउट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द डेविएशन फार्मूलाज, जिसको जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप किसको कह रहे होते हैं, मीन मीडियन एंड मॉड का आंसर। स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें, मीन मीडियन एंड मॉड का आंसर जो है अगर इक्वल है आपके पास, तो इट्स कॉल्ड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है, हम यहाँ पर बात करें अगर अपने पास अपने डेटा को लेकर बात करें, तो आपके पास आपके डेटा की जो है एक बेल शेप बननी चाहिए, और वो बेल शेप जो है वो एक्चुअली क्या कहला रही होगी, आपके पास आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। बेल शेप कहलाने का क्या मतलब होगा, अगर एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम अभी ब्रांड लॉयल्टी की बात कर रहे थे कि कोलगेट की ब्रांड लॉयल्टी क्या है, तो इट मीन्स ऑफ दैट जितने लोगों ने उसका आंसर दिया है, अगर आप उसका मीन निकालें तो वो भी सेम होना चाहिए, अगर आप उसका मीडिया निकालें तो भी सेम होना चाहिए, और अगर आप उसका मोड निकालें तो भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द ऑल रिस्पोंडेंट। ओके, normal distribution, a symmetrical bell-shaped distribution, normal curve that describe the expected probability distribution of many chances occurrence। जो chances आपके पास occurrence हो रही है उसके पास वो जो है आपके पास expected probability जो है वो distribute 99% of its value are within 99% of its value are within plus minus 3 standard deviation from its mean। ओके, एग्जाम्पल जो है इसके पास क्या है, यहाँ पर आई क्यू स्कोर है। सो फॉर इंस्टांस दैट हमने जब अपने पास अपने डेटा को कैलकुलेट किया, तो हम वहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमने जो है अपने पास जो है बहुत सारा डेटा हमने जो है जमा कर लिया है, बहुत सारा डेटा जो है हमने कलेक्ट कर लिया है वहाँ पर, और हमें जो है ये चीज़ इवन कि अपने पायलट टेस्टिंग में भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि हमारे पास हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। तो आपके पास आपकी स्टेटिस्टिक्स आपको क्या चांस प्रोवाइड करती है, क्या आप जो है मतलब क्या आप दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे अपने रिस्पॉन्सेस लेने के लिए। सबसे पहली चॉइस ये। दूसरी चॉइस ये
कि आप क्या करें, कोई ऐसा टूल, स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा टूल इस्तेमाल करें जिससे आपका डेटा जो है वो क्या हो जाए, स्टैंडर्डाइज हो जाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, अपने पास जेड स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जो है इसको अप्लाई कर देते हैं अपनी सारी वैल्यूज़ को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए आप जेड स्टैंडर्डाइज दिखाते हैं। अगर आप बाय मैनुअल करेंगे तो ये बाय मैनुअल आपके पास थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, क्योंकि आप उसको जो है आपको वन बाय वन करके अपने तमाम के तमाम मीन निकाला है उसको जो है अपने जेड स्टेटिस्टिक्स से जो है गुजारना पड़ता है और फाइनली जो आप उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हो। लेकिन जब हम किसी स्टेटिकल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पास जो है वन क्लिक का काम होता है। Okay, G. Characteristics of the standardized distribution. It is a systematical about its mean. The mode identifies the normal curve, highest point. नॉर्मल कर्व दिखा रहा है आपके पास, सिस्टमेटिक आपके पास आपका पूरा डेटा है। और इसका फ़ायदा जो होता है वो आपके पास किस पे होता है, आपकी रिग्रेशन लाइन के ऊपर जो है आपकी रिग्रेशन लाइन जो है वो लीनियर हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो आपकी जो है स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है यहाँ पर ये आ रहा होता है। द नॉर्मल कर्व हैज़ इन द इन्फिनाइट नंबर ऑफ केसेस, it is a continuous distribution, okay, and the area under the curve has a probability density equal to 1 0, okay, कि आपके पास जो आपकी पूरा एरिया डेंसिटी है वो इक्वल किसके है, 1 के इक्वल है। द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। मीन जो है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो 1 मौजूद है। दैट इज योर कर्व अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाय फार्मूला निकालनी है तो इट इज़ द फार्मूला कि आप अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने जेड फिगर से जो है किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड से ही माइनस कर देंगे आप मीन से और डिवाइड कर देंगे आप अपने पास अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये है आपके पास जो लास्ट में हमने देखी। लास्ट में अगर हमने टॉपिक देखे तो सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजीज कवर करी और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने देखा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो देखा हमने नॉर्मलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मलिटी जिसको हम बात कर रहे होते हैं ना। हम बात करते हैं हम अपने पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की और कि आप अपना पॉपुलेशन किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्रीक्वेंसी सैम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद है एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मौजूद है। इन सब में, इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर चारों में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। के स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन आप किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि आप अपने वेरिएंसेस को डिवाइड कर देते हैं आप अपने सैंपल के नंबर्स अंडर रूट द सैंपल नंबर्स, जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं उससे आप मालूम कर रहे होते हैं कि आपके पास आपका स्टैंडर्ड एरर कितना होगा। ओके, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पहली चीज़ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आप बात कर रहे हो तो सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास सैंपल की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपके पास सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। Then sampling the theoretical probability distribution of a sample mean for all outcomes or all possible samples, it's called a sampling distribution. दैट इज़ द पिक्चर कि आपके पास आप जब अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप किस तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं आप लोगों को आप लोगों की एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स याद दिलाऊं, आपके स्टेटिस्टिक्स में जब आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि जिसको आप कह रहे होते हैं पॉजिटिव स्क्यूट और नेगेटिव स्क्यूट की बात करते हैं, आप पॉजिटिव स्क्यूट की बात करते हैं और आप यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और फिर आप बात कर रहे होते हैं किसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉजिटिव स्क्यूट में आपके पास आपका मीन सबसे ज़्यादा होता है, नेगेटिव स्क्यूट की बात करते हैं तो आपके पास आपका मॉड सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप नॉर्मल स्क्यूट की बात करते हैं तो आपके पास तीनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। यही सेम सिचुएशन जो है वो आपके पास क्या आती है, आपके अराइज कर रही होती है आपकी रिसर्च स्टडीज़ के अंदर और उसकी सिग्निफिकेंसेस जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जब हम इन सिग्निफिकेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो इनके सिग्निफिकेंसेस जो हैं वो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो डिफरेंट आती है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बात करता है कि द थ्योरी दैट as sample size increases the distribution of sample mean of size n randomly selected। सेंट्रल लिमिट थ्योरी में बात करता है कि आप अपने पास जो है जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो जो सैम्पल मीन होता है वो जो है आपके पास खुद जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा और कैलकुलेट शुरू होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट कि वो इनके ऊपर बेस कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल लिमिट थ्योरम।
अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट, और थर्ड टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की। कॉन्फिडेंस इंटरवल को इजीएस्ट वे में हम किस तरह समझ सकते हैं? देखिए जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है आपके पास जो है आपका पूरा सर्कल, हम अभी अब सर्कल की बात करते हैं। आपका पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का है। ओके, आपका पूरा सर्कल सर्कल जब 360 डिग्री का है तो आप क्या कर रहे हो, इसमें से कुछ एरिया इस तरह का ड्रॉप कर रहे हो जो आपके पास क्रिटिकल एरिया मौजूद है, ठीक है, जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर आपके पास एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पर जो है आप चाह रहे हैं कि आपका आंसर जो है वो लाई ना करे, ठीक है, और आपका आंसर जो है वो इन बिटवीन द 95% के इंटरवल में 360 में से जो है हम कोशिश करें कि हमारे पास जो है उस सर्कल में 30-40 के एरिया में कहीं पर भी हमारा एरो जाके जो है निशाने पे लग जाए। लेकिन जो 340 के बाद का एरिया है, 20 जो डिग्री है उसके एरिया में जो है आपका सर्कल ना लगे, तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि आप अपना आंसर जो है वो इस एरिया, इन बिटवीन दैट एरिया लाई करना चाह रहे हो। इसके अलावा जो है आप अपने इसके बाद का जो एरिया है वो आपके पास आपका क्रिटिकल पोर्शन मौजूद है। जैसे कि जब आप टारगेट कर रहे होते हो, आपने कभी जो है एरो को मारने वाला गेम, जब आपने अपने सर्कल पे जब आप एरो मार रहे होते हो तो आपकी कोशिश होती है कि जो सेंट्रल पॉइंट है उसके करीब करीब ही जाके जो है ना आपका एरो क्या हो, फिक्स्ड हो, और जो या तो वन सर्कल के अंदर फिक्स्ड हो या टू सर्कल के अंदर फिक्स्ड हो, थर्ड सर्कल पे मत जाए। तो अब आपके पास वो जो थर्ड सर्कल पे आपकी एक कोशिश है कि आपका एरो थर्ड सर्कल पे जाके ना फिक्स्ड हो, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल रीजन, कि आप चाहते नहीं है कि आपका आंसर जो है इस क्रिटिकल रीजन के अंदर लाई करे। तो हम क्या करते हैं, जब हम यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं अब रिसर्च पर आकर अप्लाई कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे जो आंसर्स हैं, हम जितने भी टूल्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या है, 95% का है, कि हमारे सारे के सब आंसर्स जो हैं वो लाए करें इस एरिया के अंदर। बाकी का जो एरिया है वो क्या है, आपके पास आपका टॉलरेंस लेवल है, ठीक है, कि आप वहाँ पे जो है 5% जो है वो आपके पास आपका टॉलरेंस लेवल है। आप इस एरिया को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इसको कवर करना नहीं चाहते, आप इसके टॉलरेंस एरिया पे रहना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो किस तरीके से आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन, कि आप बात कर रहे हो कि यहाँ पर आपके पास अप्रोमैक्स लोकेशंस मौजूद हैं। देन फिर जो है उसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, पॉपुलेशन मीन इक्वल टू सैंपल मीन प्लस माइनस स्मॉल सैम्पलिंग एरर, और फिर आप क्या कर रहे हो, स्मॉल सैम्पलिंग एरर के ऊपर जो है बात कर रहे हो। देन फिर हम एस्टिमेटेड सैम्पलिंग एरर की तरफ आ जाते हैं, तो जब हमारा फार्मूला जो है ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल को देखते टाइम जो है हम अपने पास जो है अपने सैम्पलिंग एरर को किस तरीके से जो है फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल, सामने जो है इसकी कंप्लीट कैलकुलेशंस की जो है वो आपके पास कंप्लीट कैलकुलेशन जो है वो आपके पास मौजूद है, उसके स्टेप्स मौजूद हैं कि आप किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट मीन कर रहे हैं आप सबसे पहले अननोन, आप अपने पास इसके बाद इसके स्टैंडर्ड डेविएशंस को स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंसेस को जो है आप क्या कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, फिर स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हो। आपकी जेड वैल्यू आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ एसोसिएटेड होती है कि आप अपनी कौन सी जेड वैल्यू को जो है वो वहाँ पर आप अपनी कौन सा जेड वैल्यू जो है वो आकर करोगे। 1.96 का जो है आपकी जेड वैल्यू मौजूद है, आप उसके ऊपर जाओगे, या फिर जो है आप कोई अदर दिन दूसरी जेड स्केल्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। नाउ योर एग्जाम्स क्वेश्चन एंड इट इज़ अ सैम्पल साइज। सैम्पल साइज जो है आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हाउ टू डिटरमाइन योर सैम्पल साइज, क्योंकि हमें अपना सिस्टमेटिक एरर जो है वो ख़त्म करना है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे अपने पास अपनी रैंडम एरर को, कि हम रैंडम एरर्स जो है वो किन 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 चीज़ों को कंसिडर करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन और इससे पहले हमने अपने स्टेटिकल टूल्स देखे कि वो कौन कौन से स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जो कि हम अपने पास अपनी रिसर्च स्टडी में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक रिग्रेशन एंड डिटर्मिनेशंस की बात नहीं की, स्टूडेंट्स कीप इन माइंड ना। यहाँ पर हम सिर्फ अपने पास अपने क्वेश्चन एयर को क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव वे से निकाल के जो है न्यूमेरिकल फील्ड में जो है इंटर कर रहे हैं। नाउ अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू डिटरमाइन द सैम्पल साइज। सैम्पल साइज जो है वो हम किस तरीके से डिटर्मिनेट करते हैं।
अच्छा जी, इसके ऊपर जो है लातादात रिसर्च जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि पोर्टसेकॉफ ने अपने पास 2009 में अपनी एक रिसर्च दी थी कि आप अपने जो है सैंपल साइज़ को किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। दैन फिर इसके बाद जो है ना मार्ट्रे ने जो है पूरा सैंपल साइज़ का जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर रहते हुए, बिज़नेस रिसर्च के अंदर रहते हुए जो है बार्टरेले ने क्या किया, उसने बताया कि कितने फिगर्स के ऊपर जो है कितना सैंपल साइज़ होना चाहिए। इसका चार्ट मैं आप लोगों को शो करती हूँ इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द टाइम। और फिर जो है ये सैंपल साइज़ की वजह से ही जो है ना आपके पास क्या होते हैं, आपके जो रिसर्च रिजल्ट्स होते हैं, जिनकी बेस के ऊपर जो है ना आपके पास आपकी पूरी रिसर्च वर्क कर रही है, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। नाउ जी, सैंपल साइज, रैंडम एरर एंड सैंपल साइज। रैंडम सैम्पलिंग एरर वरीज विद द सैम्पल्स ऑफ अ डिफरेंट साइज। आपके पास आपका एरर जो है वो वरी कर रहा होता है आपके पास डिफरेंट साइज की वजह से। इट मीन्स ऑफ दैट आपके पास आपका सैंपल साइज जितना ज़्यादा होगा, आपके पास आपका एरर जो होता है वो इतना ही ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स ऑफ दैट कि ये दोनों एक दूसरे से जो है इनडायरेक्ट रिलेटेड हैं। इंक्रीज इन सैंपल साइज रिड्यूस सैम्पलिंग एरर एंड एट अ डिक्रीजिंग रेट, के आपके पास जो है डिक्रीजिंग रेट के ऊपर आपका सैंपल एरर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सैंपल साइज एंड एरर। इनके दरमियान जो है आपके पास क्या है, कर्व एरर मौजूद है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी जो है वो खुद ब खुद ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नाउ अब आप जो है जब आप सैंपल साइज कंसर्न कर रहे हो तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास जो है कंसिडर करिए। देखिए सबसे पहले है आपके पास आपका आपकी वेरिएंस की जो है करेक्टरिस्टिक्स, कि आपका वेरिएंस जो है वो हेट्रोजीनियस है या आपका वेरिएंस जो है वो होमोजीनियस मौजूद है। आ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हैज़ मोर वेरिएंस, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है आपके पास हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो है डिफरेंट होता है। तो उस टाइम पे आपके पास क्या है, लार्ज सैंपल साइज जो है वो रिक्वायर्ड है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, आपके पास एवरी वेरिएबल्स चेंज इनटू द अदर वेरिएबल्स। ओके, तो अब आपके पास जब होमोजीनियस पॉपुलेशंस मौजूद है और a homogeneous population has less variance, a smallest standard deviation। heterogeneous population मौजूद है और homogeneous population मौजूद है, और homogeneous population में जो है वो लेस वेरिएंसेस मौजूद हैं। तो आप वो वहाँ पर क्या करोगे, आप अपने स्मॉलर सैंपल्स के साथ भी अपनी स्टडी को रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सिंपल क्या हुआ, आपके पास आपका जब आप अपने सैंपल साइज चूज कर रहे हो तो वो आप अपनी पॉपुलेशन की जो है चेक करो कि आपको आपकी पॉपुलेशन जो वो हेट्रोजीनिटी पे मौजूद है या फिर आपकी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस पे मौजूद है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आप वहाँ पर देख रहे हो कि आप अपना कॉन्फिडेंट इंटरवल जो है वो कितना वहाँ पर मेजर कर रहे हो या कितना वहाँ पर सेट कर रहे हो, और उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो है आपका टॉलरेटिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कि आपका जो डेटा है या आपकी जो स्टडीज़ है वो कितना पॉइंट जो है कितना एरर टॉलरेट कर सकती है, आप ये चीज़ जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे हो, देख रहे हो। अब इस सैम्पल साइज जब आप एस्टिमेट कर रहे हो तो सैम्पल साइज एस्टिमेट करने का जो है तरीक़ेकार ये है कि आप जो है n इक्वल टू जेड स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल जेड वैल्यू मौजूद है, वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और आप जो जितना एरर आपने मैग्नीट्यूड जितना जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हो उस पर डिवाइड करके आप इसका स्क्वायर ले रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम जो है दो वैल्यूज़ को क्या करें, आगे पीछे करें, जैसे कि हम जो है एरर को जो है ऐड ज़्यादा करें या एरर को कम करें और फिर उसके बाद जो है हम बात करें, तो हम वहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे सैंपल का जो चॉइसेस है ना या जो सैंपल साइज है वो रिफ्लेक्टिवली जो है क्या होगा, कम या ज़्यादा हो रहा होगा। जस्ट लुक एट दिस, ये आपके पास क्या कंपेरिजन है। जेड वैल्यू हमने ली 1.96, ठीक है, ये आपके पास जो है 5% कॉन्फिडेंट इंटरवल है ये। ओके, तो 1.96 की वैल्यूज हमने जो है चार्ट से निकाल ली यहाँ पर कि जो जेड वैल्यूज है वो आपके पास क्या है 1.96। देन फिर हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात की कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जो हमने कैलकुलेशन की जो हमने यहाँ पर जो है हमने वैल्यूज़ क्या की हैं, रेप्लिकेटेड रखी हुई है, अज्यूम करके रखी हुई है, और उसको हमने स्टैंडर्ड एरर हमने अपना एरर रखा कि हम तकरीबन 2% तक अपने एरर पे जा सकते हैं, तब टू हमने जो है वहाँ पर एरर सेट किया। तब हमारे पास हमारा सैंपल साइज कैलकुलेटेड होकर क्या आया 808। यहाँ पर देखें, मैं आपको एक अदर एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास आप अपना z की वैल्यूज चेंज करें एक टाइम और एक टाइम आप अपने एरर की वैल्यू चेंज करें, तो आपके पास आपका सैंपल साइज जो है वो कितना चेंज हो सकता है। नाउ ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने क्या करा, सिर्फ एरर वैल्यू चेंज की है,
ठीक है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू 2 से हमने 4 पे चले गए, तो हमारा सैंपल साइज किस पे चला गया, 202 पर। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट एरर जो है अगर ज़्यादा होगा तो आपके पास आपका सैंपल साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है आपका एरर क्या हो गया, आपका सैंपल साइज क्या हो गया, 202। जब आपका स्टैंडर्ड एरर 2 पे था तो आपके पास आपका सैंपल साइज जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा था, लेकिन जैसे ही आपके पास आपका एरर ज़्यादा हुआ आपके पास आपका सैंपल साइज क्या हो गया, कम हो गया। सेम इज दैट यहाँ पर जो है ये दूसरे एग्जाम्पल मौजूद है कि अगर आप अपने जो है z वैल्यू को डिफरेंट कर दें, तो z की वैल्यूज को जो है आप डिफरेंट करेंगे तो आपके पास जो है आपके एरर और आपका सैंपल साइज जो है वो किस तरीके से मूव हो रहा है, आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसका जो है असर आपके पास क्या हो रहा है, आपके कॉन्फिडेंट इंटरवल पे, सॉरी आपके सैंपल साइज के ऊपर जो है यहाँ पर मौजूद है। ओके, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सैंपल साइज। जब हम कैलकुलेशन ऑफ सैंपल साइज की बात करते हैं तो हम इस सैंपल साइज में ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं। सैंपल साइज को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर ये दोनों मैग्नीट्यूड जो है तीनों मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे होते हैं, वेरिएंसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। जहाँ पर जो है हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, फॉर्मूले को डिस्कस करने के साथ साथ जो है हम यहाँ पर उसकी जो है एक एग्जामिनरी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये एग्जामिनरी जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ मौजूद है, और अगर हम अपने एरर को चेंज करें और फिर हम अपने जेड वैल्यूज़ को चेंज करें तो किस तरीके से हमारा सैंपल साइज जो है वो डिफरेंट हो रहा होता है। फिर यहाँ पर आपकी बात आ जाती है कॉन्फिडेंट इंटरवल की। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आप किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। पी वैल्यूज प्लस माइनस आपके पास जेड वैल्यू जो आपकी मौजूद हैं, और उसको जो है आप अपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आपके पास जो है वो कैलकुलेटिंग फार्मूला मौजूद है। ओके, और जब आप अपना जो है मेथोडोलॉजी डिसाइड कर रहे होते हैं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आप वहाँ पर डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने सैंपल साइज को अपने 95% कॉन्फिडेंट इंटरवल के साथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नाउ यहाँ तक जो है हमारे पास जो है वो हमारा टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कवर हुआ, कि हमने यहाँ पर जो है जो चीज़ें डिस्कस की वो उन चीज़ों को ज़रा हम जो है समराइज़ करते हैं उन चीज़ों को। हमने सबसे पहले जो है जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये चीज़ ये डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है वो कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जब हम डिटर्मिनेट करने जा रहे हैं अपना सैंपल साइज़, तो वो कौन-कौन सी स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजीज़ मौजूद हैं जिनको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये हमने यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की कि हमारे पास जो है हमारा सैंपल साइज़ जो है नहीं, फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपके पास एक क्वेश्चनियर है तो उस क्वेश्चनियर को आप किस तरीके से क्वांटिटेटिव नंबर्स में जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमने वो क्वांटिटेटिव नंबर्स के लिए फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस किया, हमने फ्रीक्वेंसीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस किया। दैन फिर हमने सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन जो है दोनों टॉपिक्स को हमने जो है क्विकली कवर किया यहाँ पर। फिर अपने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एग्जाम्स आस्किंग टॉपिक पर आए स्टूडेंट, जहाँ पर हमने ये देखा कि जब हम अपना सैंपल डिसाइड कर रहे होते हैं तो सैंपल साइज जो है वो हम किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं। हमने अपने सैंपल साइज को जो है वो डिस्कस किया वहाँ पर, और उस जो लास्ट की ये सारी स्लाइड्स थी ये हमारे पास हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनती हैं एट द टाइम ऑफ अ एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन। नाउ सामने जो है आपको स्लाइड्स नज़र आ रही है आर्टिकल के नाम से। अगर आप इन चीज़ों की जो है इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं तो ये मेरा जो है रिसर्च आर्टिकल डिजिटल पब्लिश्ड पे मौजूद है, रिसर्च गेट के ऊपर मौजूद पे। ये इसकी जो है सामने आपको जो है इसका पूरा इसका इसका पूरा लिंक नज़र आ रहा है जो रिसर्च गेट पे मौजूद है कि ये मेरा थीसिस है जिसके ऊपर जो है ये तमाम की तमाम जो मेजरमेंट्स हैं वो सबकी सब मेजरमेंट्स जो है वो अप्लाई हुई हैं मौजूद। ऊपर का लिंक जो है वो आपके पास रिसर्च गेट का लिंक मौजूद है। अगर आप सब रिसर्च गेट पे मौजूद है तो आप इजीली जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से भी। लेकिन अगर आप लोग रिसर्च गेट पे मौजूद नहीं है और आप अकेडमिया यूज़ करते हैं तो अकेडमिया पर भी जो है वो मेरा थीसिस जो है वो वहाँ पर मौजूद है। यू कैन क्लिक ऑन इट। जस्ट आप जो है क्या करें, इसके ऊपर जो है क्लिक आउट करें तो आपको जो है ये पूरा पेपर वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और और इसकी अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं कि रिसर्च में किस तरीके से मौजूद है, तो ये जो थीसिस है, ये थीसिस जो है वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारे काम जो है वो वहाँ पर ऑब्वियसली जो सी बातें मौजूद हैं। और एक रिसर्च आर्टिकल का लिंक है नीचे। ये पब्लिकेशन जो है वो डिटर्मिनेंट द एप्रोप्रिएट सैंपल साइज की जो है डिटर्मिनेशन आप किस तरीके से कर रहे होते हैं, जिसमें मैं आपको कह रही थी कि आप
कोई पार्ट नज़र आ रहा होता है वहाँ पर, जहाँ पर जो है आप देख रहे होते हो कि कौन-सी फ़िगर्स जो हैं वो किस चीज़ के लिए या किस पॉपुलेशन के लिए जो है वो कौन-सा साइज़ जो है वो बेहतर है, वो मैं आपको जो है इंशाल्लाह अभी दिखा देती हूँ। अगर जो है फ़ौरन मेरी 1 क्लिक पर अगर मौजूद हुआ तो मैं आप लोगों को शो करती हूँ। लेकिन अगर इन तमाम के तमाम, जैसे कि हमने लास्ट जो पढ़ा था, हमने लास्ट अपनी सैंपल की टेक्निक्स पढ़ी थी कि सैंपल की टेक्निक्स कौन-कौन सी होती हैं, हमने फिर प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया। तो अगर आप जो है इस रिसर्च पेपर के ऊपर जाएँगे तो वहाँ पर बहुत एक्सप्लेनरी इस थीसिस में जो है राइट डाउन है कि आप कौन-सी जो है यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ किया है आपने, और आपने अपना सैंपल साइज़ किस तरीके से डिटरमिनेंट किया है, यहाँ पर आपने अपना एरर क्यों इतना रखा है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। और दैन फिर जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी मौजूद है कि हम जो उसकी बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे थे कि आपके पास जो है इन तमाम चीज़ों की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आएगी, वो तमाम की तमाम इम्प्लीमेंटेशंस भी जो है वो यहाँ से मौजूद हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज जो है हमने अपना जो हम रिसर्च का थर्ड चैप्टर कर रहे होते हैं, उस रिसर्च के थर्ड चैप्टर्स की हमने बहुत मैक्सिमम चीज़ें जो है वो यहाँ पर रीड आउट कर ली हैं, हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट पे आएँगे तो नेक्स्ट में हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि वहाँ पर जो है मैं आपको थ्रू द वीडियो लेक्चर जो है आपको दोनों सॉफ्टवेयर के जो है इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो मैं आपको वहाँ पर दिखा दूँ कि हाउ टू यूज़ द SPSS एंड हाउ टू यूज़ द स्मार्ट PLS 3। तो वहाँ पर जो है फिर हम चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर हम फार्मूला हमें याद नहीं आ रहा और फार्मूले से के थ्रू जो है कैलकुलेट करना थोड़ा मसला हो रहा है, तो फिर वहाँ पर हम जो है अपने सॉफ्टवेयर से जो है इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।